हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज सेल। और सेल में अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि सेल कितने टाइप का होता है, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप का बात किया था, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक टाइप का सेल। वहीं पर जो दूसरी हम लोग ने बात किया था वो ये बात किया था कि किसी भी सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो उसमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में हमको जो भी चीज प्रेजेंट रहता है मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर में दो चीजें प्रेजेंट रहेगा, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और उसके चारों तरफ जो भी जेली लाइक सब्सटेंसेस है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वो चीज प्रेजेंट रहेगा। तो इसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और न्यूक्लियस में हम लोग डिस्कस किए। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अनदर सेल ऑर्गेनल, और उसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किया था कि देयर आर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है कि देयर आर थ्री सेल ऑर्गेनल्स which are two membrane bond structure। टू मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर का कितना है? तीन सेल ऑर्गेनल्स है। कौन कौन सा? एक है न्यूक्लियस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा है प्लास्टिड। यही तीन हम लोग में सिर्फ दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनल्स है। बाकी सब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर शेप की बात करते हैं तो दिस में बी इलोंगेटेड, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल, और रॉड शेप का हो सकता है, रॉड शेप सेल ऑर्गेनल। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात कर ली इसका शेप। अब इसके और अगर डिटेल से देखें तो दिस इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल। ठीक है, अब ये हम लोग बात कर ले दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले, कैसा देखने में लगेगा, उसी से सब कुछ हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए, ये पहला मेम्ब्रेन है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारा हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज इनर मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो गया? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये अंदर वाला हो गया इनर मेम्ब्रेन, और दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि दिस आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, ये कैसा है? स्मूथ है। वेयर एज इनर मेम्ब्रेन गेट फोल्डेड get folded and form a structure, and this structure is called crista। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं, क्रिस्टा। ठीक है, और अब इस क्रिस्टे के स्ट्रक्चर को क्या देखते हैं? क्रिस्टे के स्ट्रक्चर के ऊपर हम कलर चेंज कर देते हैं। क्रिस्टा के ऊपर इस तरीके से एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर ढेर सारा प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से ढेर सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड F0 F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल। इसका अगर डिटेल डायग्राम थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखना है तो ये इस तरह का देखने को मिलेगा। दिस इज F0 या F0 एंड दिस स्वैलन पोर्शन इज कॉल्ड द F1। तो क्या इसको बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल बोले, या इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम बोलते हैं, ऑक्सीजोम। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है F0 F1 पार्टिकल का? कि दिस हेल्प्स इन द एटीपी फॉर्मेशन। क्या काम है? एटीपी का फॉर्मेशन के लिए ये काम करता है।
ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीज अंदर में मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मैट्रिक्स बोल देंगे। दिस इज मैट्रिक्स। कोई भी जेली लाइक सब्सटेंसेस है उसको मैट्रिक्स बोल दिए। अब इसमें हमको दो चीज बड़ा प्रोमिनेंट हमको देखने को मिलेगा। क्या चीज? एक सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेगा, दिस इज डीएनए। और दूसरा चीज क्या देखने को मिलेगा, इसके पास खुद का राइबोसोम्स दिखने को मिलेगा, दिस इज राइबोसोम, दिस इज राइबोसोम। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए इसके पास अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम कैसा यहाँ पर है, तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिला। और 70S टाइप का राइबोसोम क्या इंडिकेट करता है, ये कहां पर हम लोग किस टाइप के सेल में देखने को मिला था, तो दिस अकर इन दी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहले इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह यानी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल्स की तरह बिहेव करता होगा, ऐसा एक साइंटिस्ट ने इनको बतलाया। क्या चीज? कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पहले अपना इंडिपेंडेंटली रहता होगा, बाद में जाकर ये यूकैरियोटिक के अंदर में आकर सेल के अंदर में एंटर कर गया और ये एसोसिएट हो गया, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास कैसा हो गया, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम हो गया। इसके पास डीएनए है, इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब अपना डुप्लीकेट खुद से कर सकता है, रेप्लिकेट इटसेल्फ। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्या चीज, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ कि ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, इसको बोलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर में और क्या रहेगा, तो मैट्रिक्स कंटेन्स नंबर ऑफ एंजाइम्स। अब इस एंजाइम का काम क्या होगा, तो इस एंजाइम का काम क्या होगा कि फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जितना भी, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्च खाते हैं, यानी प्लांट्स खाते हैं या फिर एनिमल्स खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, तो उस फूड में हमको क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, O6 C6H12O6। तो इस ग्लूकोज से हमको क्या करना है, एनर्जी प्रोडक्शन करना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो कैसे करता है, तो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाता है। क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए क्या बोल दिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोल दिए। तो ये जो फूड मॉलिक्यूल्स है ये टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा, किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, उसके बाद वाटर में टूटेगा, और साथ साथ यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन। और ये एटीपी को हम लोग 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जिसको हम लोग एटीपी को क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल। करेंसी ऑफ सेल क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग के पास करेंसी रहता है, यानी पैसा रहता है, तो कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसके बदले में पैसे देते हैं, उसके बाद सामान लेते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग में कोई भी काम करना है उसके लिए एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और एनर्जी किस फॉर्म में रहता है, एटीपी के फॉर्म में रहता है। इसीलिए एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल।
तो अभी करेंसी ऑफ सेल यानी एटीपी को भूल जाइए। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए डिफरेंट सारा यानी नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। और ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो अगर फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या देखे? सबसे पहला काम देखे ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स हो गया। अब इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? इस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है और हम लोग को क्या कर रहा है? एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं कि दिस इज द यानी माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। क्योंकि रिस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन इंटर करता है हमारे बॉडी में और वो फाइनली पहुंचता है ऑक्सीजन सेल तक, और सेल में हम लोग के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है? तो इसका क्या हो रहा है? रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? तो रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म नहीं होता है तो लिख लीजिए एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसको हम लोग एटीपी को क्या बोलते हैं? इट इज एटीपी इज कॉल्ड द करेंसी ऑफ सेल, करेंसी ऑफ सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए दूसरा इसको फंक्शन क्या हो सकता है कि दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का क्या है? पावर हाउस ऑफ हाउस है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करता है। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स कैसे बिहेव करता है उसके बारे में देखा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा और भी ढेर सारी चीजें इसमें पढ़ना है, बट इसमें आपको हम ज्यादा नहीं ले जाएंगे। सिंपली एक वर्ड और सुन लीजिए कि सबसे पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट वाज फाउंड इन द फ्लाइट मसल्स, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के जो फ्लाइट मसल्स, उड़ने में जो मसल्स मिलता है उसमें सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, अगर इसकी नंबर की बात करते हैं तो नंबर 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 मे बी फ्रॉम 5 to 5 लाख पर सेल। एक सेल में 5 से लेकर 5 लाख तक इसकी संख्या एक सेल में प्रेजेंट रह सकता है। तो यहाँ पर जो फ्लाइट मसल्स है उसमें 5 लाख देखने को मिला था। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे अनदर सेल ऑर्गेनल दैट इज गोल्गी बॉडी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी, या उसको हम लोग बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल क्या देख रहे हैं? गोल्गी बॉडी, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब अगर बात करें कि कौन कौन, अगर हम लोग बात करें कि इसका डिस्कवरी कब हुआ है गोल्गी बॉडी का, तो डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम कभी कभार पूछ देता है। तो दिस इज डिस्कवर्ड बाय गोल्गी साहब। गोल्गी ने ही इनको डिस्कवर किया था, इसीलिए इस बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी बोलते हैं।
ठीक है। अब अगर इस गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग को क्या दिखता है, जैसे पहले स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, तो हम लोग को स्ट्रक्चर गोल्गी बॉडी का इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरीके से, ठीक है। और इधर फिर छोटे छोटे इधर स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स भी दिखते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि इसमें हम लोग को अगर इस गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें तीन स्ट्रक्चर या तीन मेजर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो वी कैन से दैट दिस गोल्गी बॉडी इज प्रेजेंट in the form of थ्री मेजर स्ट्रक्चर। क्या क्या चीज भाई दिखता है? तो देखिए सबसे पहला दिखता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी किसको बोल रहे हैं? ये मोर और लेस ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल दिए सिस्टर्नी बोल दिए। इसको क्या बोल दिए? सिस्टर्नी बोल दिए। चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फ्लैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या दिखता है? तो छोटे छोटे यहाँ पर देखिए वैक्यूल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये हमारा क्या हो गया? वैक्यूल हो गया। तो दूसरा बॉडी क्या हो गया? लार्ज राउंडेड सैक इज कॉल्ड क्या चीज? वैक्यूल। और जो तीसरा पार्ट है वो क्या है कि कुछ टाइनी टाइनी, इसके बड़े के अलावा कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स भी हम लोग को देखने को मिलेगा। इस छोटे छोटे वैक्यूल्स जो दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स बोलते हैं। तो इसको डिलीट करने दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेसिकल्स बोलते हैं। तो ये थर्ड पार्ट क्या हो गया कि टाइनी वैक्यूल्स आर कॉल्ड टाइनी वैक्यूल्स आर कॉल्ड वेसिकल्स। वेसिकल्स, ठीक है। तो तीन पार्ट हो गया, एक हो गया सिस्टर्नी, एक हो गया वैक्यूल्स और दूसरा हो गया वेसिकल्स। तो यहाँ से एक बात जरूर पता चल गया क्या कि ये नेक्स्ट में हम लोग जब वैक्यूल्स पढ़ेंगे तो वैक्यूल्स को जन्म देने वाला कौन सा और सेल ऑर्गेनल्स हो गया? वो हो गया गोल्गी बॉडी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट रहेगा कि प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा, तो जो हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं दैट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। ऑब्वियसली सी बात है ये प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इन एनिमल सेल this is present as a distinct structure near nucleus। न्यूक्लियस के पास में हम लोग को बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिखेगा। तो अब बात करते हैं कि प्लांट सेल में कैसा रहेगा। तो प्लांट सेल में ये स्कैटर्ड रहेगा, ये एक जगह नहीं दिखेगा, ये इधर उधर बिखरा हुआ दिखेगा। इन प्लांट सेल it is scattered in the cytoplasm। ये साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा हुआ नजर आएगा, मतलब दे आर नॉट डिस्टिंग्विश। और इसीलिए हम लोग कभी कभार क्या बोलते हैं, प्लांट में ये इधर उधर बिखरा हुआ ही हम लोग इसको दिखा देते हैं, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी को बता देते हैं, ठीक है। ये बनता कहाँ से है? ये बनता है, दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम endoplasmic reticulum, formed from endoplasmic reticulum। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी को बनाता है, गोल्गी बॉडी वैक्यूल्स को बनाता है। तो यहाँ पर तीन टर्म हम लोग एक साथ देख लिए, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, गोल्गी बॉडी तो पढ़ ही रहे हैं, और साथ साथ क्या देख लिए? वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिए। तो इसका मतलब ये तीनों एक साथ देखने को मिलेगा, एक ही जगह पर देखने को मिलेगा। और वैसा स्ट्रक्चर को, वैसे मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग क्या बोलते हैं?
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्योंकि सिस्टम इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि ये सिस्टम आपस में मिलजुल कर ही काम करता है। अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरा का काम हैम्पर होगा, और दूसरा नहीं रहेगा तो तीसरा का हैम्पर होगा। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है राइबोसोम। तो राइबोसोम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर होता है उसी के बगल में हम लोग को गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहता है, गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी के बगल में क्या देखे अभी हम लोग, वैक्यूल्स के बारे में देखे। तो ये जो चार स्ट्रक्चर है ये सब एक दूसरे के साथ ही मिलकर काम करता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो सेल है, लेट सपोज ये एक सेल बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से आया, और ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहेगा। तो अब ये सब क्या, ये तो हो गया क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी से अटैच रहता है हमारा क्या चीज, ये हो जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में इस तरीके से हमको प्रेजेंट रहेगा गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी के बगल में प्रेजेंट क्या रहेगा, वैक्यूल। तो इस तरीके से ये सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट दिस सिस्टम विल रीड इन द क्लास 11th। ठीक है, 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा। तब तक यहाँ पर आप सिर्फ याद कर लिए कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो ये तो हम लोग गोल्गी बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग बॉडी, उसके गोल्गी बॉडी के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लें कि उसका फंक्शन क्या रहता है। तो फंक्शन, अब क्या है फंक्शन, क्या बात कर लेते हैं, क्या काम करता है। तो गोल्गी बॉडी जो होता है दैट कैन स्टोर, क्या कर रहे हैं कि गोल्गी बॉडी स्टोर्स, कंडेंस एंड पैकेज द मटेरियल, पैकेज द मटेरियल। अब पैकेज द मटेरियल, यहाँ पर मटेरियल का काम मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिख देते हैं हम प्रोटीन, दैट इज पैकेज द मटेरियल which is synthesized by, which is synthesized by endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum। देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े थे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो क्या बोले कि सब कोई मिलजुल कर काम करता है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन, फोल्डिंग नहीं करेगा तो उसको गोल्गी बॉडी पैकेज नहीं करेगा। और पैकेज किस लिए करता है, तो इसको भेजने के लिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपके घर में आता है लेटर, कोई चिट्ठी आपके लिखा, तो आपके घर के पास पहुंचता है, आपके घर तक पहुंचता है वो लेटर। कैसे पहुंचता है, तो उस लेटर के ऊपर, इन्वेलप के ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, आपके घर का एड्रेस लिखा हुआ होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो गोल्गी बॉडी है, उस कोई भी, जैसे यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक एड्रेस डिफाइन किया जाता है गोल्गी बॉडी के थ्रू। तो वो गोल्गी बॉडी एक एड्रेस बता दिया कि हाँ भाई ये प्रोटीन को यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर पहुंचना है। तो उसी को हम लोग क्या बोल दिए, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग करने का काम, मतलब ये अलग करके भेजने का काम करेगा कि इस जगह पर ये प्रोटीन की जरूरत है, वो प्रोटीन वहीं जाकर खुलेगा। क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, सिक्रीशन। अब सिक्रीशन क्या चीज का करेगा, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन्स, secondary proteins, lipids and enzymes, और एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स भी लिख लीजिए, हॉर्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर दिए क्या चीज, सिक्रीशन के बारे में कर दिए। इसके अलावा जो तीसरा काम क्या है कि दिस विल हेल्प इंडिया, या दिस विल फॉर्म द लाइसोसोम। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि दिस विल फॉर्म द
लाइसोजोम, लाइसोजोम को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वैक्यूल्स का जो फॉर्मेशन कर रहा है तो ठीक उसी तरीके से वहां पर लाइसोजोम का फॉर्मेशन करेगा। अब लाइसोजोम क्या है तो हम लोग आगे देखेंगे। लाइसोजोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट What सेल is और lipids? What is lipids? लिपिड्स इज द एसोसिएशन और द ग्रुप ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स मॉलिक्यूल्स। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ER डिनोट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो क्या देखते हैं अभी डायग्राम में क्या दिख रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और दूसरे तरफ न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि इट इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर के तरफ धंसकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि दिस इज द complex system of membranous sac running through the cytoplasm। साइटोप्लाज्म में ये दिखता है। ठीक है, अब इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड with plasma membrane on one side and with nucleus on other side। यानी क्या बोल रहे हैं कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो और सेंटर में हम लोग का न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ मिलेगा और ये फिर न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसके पास अब ये मेम्ब्रेन से बना हुआ है। मेम्ब्रेन से क्या, वो मेम्ब्रेनस सैक है, थैली जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स ल्यूमेन इज फिल्ड, यानी जो खाली जगह रहेगा फिल्ड विथ फ्लूइड, वो फ्लूइड से भरा हुआ रहेगा। अब ये हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है। अगर इसके टाइप की बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में SER के नाम से जानते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इसलिए कि यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट रहता है, यानी राइबोसोम इज नॉट एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब नहीं जुड़ा हुआ रहता है तो वो सरफेस चिकना रहता है, स्मूथ रहता है, इसीलिए ऐसे को हम लोग क्या बोल दिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिए। वहीं जो दूसरा टाइप है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं RER। और रफ किस लिए? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो जैसे अगर ये इसका स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है ये, तो अंदर से ये खोखला है जिसको ल्यूमिन बोल रहे हैं, खाली है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। और ये दो टाइप का है। कैसे? तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दूर वाला है ये हो जाएगा ACR और जो न्यूक्लियस के नजदीक वाला है वो हो जाएगा RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इससे हम लोग क्या जुड़ा हुआ रहेगा? इससे हम लोग को जुड़ा हुआ रहेगा राइबोसोम। तो जो राइबोसोम जुड़ा हुआ रहता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, दिस राइबोसोम इज associated with endoplasmic reticulum through protein molecules। वो कैसे जुड़ा हुआ रहेगा? प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहेगा। कौन सा प्रोटीन से? तो प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। 1 और 2 नंबर प्रोटीन से ये राइबोसोम जुड़ा हुआ रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ रहता है, और इसी के कारण इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या कि इसका फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर में क्या है? ये मेम्ब्रेन है, ये लेट सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और नीचे में दिस इज न्यूक्लियस। तो अब क्या करें? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दोनों को मिलने से, दोनों को प्रेशर एग्जर्ट किया जाए बाहर से, तो उसको टूटने से बचाने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की बात कर रहे हैं जो, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कैसे? तो ये एक नेटवर्क बना देता है साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम करता है? तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स एंड स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। जो हम लोग मेडिसिन खाते हैं कुछ कुछ, उसमें स्टेरॉइड्स भरे हुए रहते हैं। दैट इज वेरी हैजार्डियस टू हेल्थ, बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार डॉक्टर के कंसर्न में हम लोग खा लेते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस लिपिड इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हेल्प इन, ये हेल्प करता है कब? प्रोटीन को बनाने में ये हेल्प करता है। कैसे? तो दिस यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन कैसे? तो देखिए, हम लोग क्या बोले थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़ा हुआ है राइबोसोम, और राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये जो प्रोटीन बना, उसके बाद वो नया नया जो प्रोटीन बनता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर कर जाता है। ये न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन है, तो वो एंटर कर जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके पास लेकर जाएगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे देगा गोल्गी बॉडी को, और वो पैकेज करके भेज देगा, जहां भेजना है भेज देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे काम करता है, किस टाइप का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दोनों को फंक्शन क्या है उसके बारे में देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी तमाम डिफरेंट